नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका अपना अजॉय भट्टाचार्य एक बार फिर देहरादून से आपके बीच लेकर के आया हूँ समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन का 64वां अंक 64th एपिसोड। आज के हमारे इस एपिसोड में सर्वप्रथम हम आपके बीच लेकर के आएंगे महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता, जिसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात आपके बीच डॉक्टर निवेदिता वर्मा अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी और हमेशा की तरह मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हरदीप दायले जी को आमंत्रण दूंगा कि वो आएँ और स्वप्न वासव दत्ता का जो पाठ करने वाले हैं गिरिजेश व्यास जी, उसकी रूपरेखा आप लोगों के बीच रखें। हरदीप दायले जी। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में आप सभी दर्शकों का मैं हरदीप दायले बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भास नाट्य पाठ में अभी जो नाटक चल रहा है उस नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। आज आप उसकी 5वीं कड़ी सुनेंगे। अभी तक की कहानी में आपने सुना कि कैसे मंच पर वासव दत्ता, पद्मावती और चेटी का प्रवेश होता है। बातों बातों में चेटी पद्मावती को बताती है कि जब मैंने महाराज उदयन के सामने आपको वीणा सिखाने का प्रस्ताव रखा तो महाराज थोड़ी देर सोच में पड़ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि उन्हें अपनी पूर्व पत्नी वासव दत्ता की याद आ गई हो। मुझे लगता है कि वे अभी भी अब अपनी पूर्व पत्नी को भूल नहीं पाए हैं। तो तभी मंच पर प्रवेश होता है महाराज उदयन और विदूषक का। उनकी आहट पाते ही तीनों पेड़ की ओट में छुप जाती हैं और उन दोनों की बातें सुनने का प्रयास करती हैं। तभी विदूषक महाराज से पूछते हैं कि अच्छा महाराज, एक बात बताइए, आपको तब की अपनी पूर्व पत्नी वासव दत्ता ज़्यादा प्रिय हैं या आपको पद्मावती ज़्यादा अच्छी लगती हैं? ये तुलना महाराज को अच्छी नहीं लगती। वो उसे टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन विदूषक पीछे पड़ जाता है। बोलता महाराज, आपको बताना तो पड़ेगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा अगर आपने बताया नहीं तो। ऐसी वो हट करता है। तो महाराज बताते हैं कि रूप, शील और सौंदर्य में तो उन्हें पद्मावती ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वासव दत्ता से जो मन बंधा हुआ है उसे अभी तक पद्मावती हटा नहीं पाई है। यह सुनकर वासव दत्ता को मन ही मन बहुत प्रसन्नता होती है और थोड़ी देर में मगध राज का निमंत्रण महाराज को आता है और वे चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन की ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी रंग प्रेमी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा अभिवादन। हम लोग अभी वाचन कर रहे हैं भासकृत नाटक स्वप्न वासव दत्ता का, जिसका कि नाट्यानुवाद हिंदी रूपांतरण किया है गुरुवर श्रद्धेय डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने। चलिए पिछले अंक से आगे की जो कहानी है, आगे का जो नाटक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये 5वां अंक है जिसमें कि विदूषक स्वयं अपने आप से बात कर रहा है और प्रश्नोत्तरी के रूप में बात कर रहा है। विदूषक: अरे बसंतक, बसंतक, तुम कहाँ हो भाई? मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तुमको कब से पुकार रहा हूँ, किंतु तुम हो कौन? वारे, मुझको नहीं पहचाना। आवाज तो पहचानी सी लग रही है, मगर सूरत नहीं दिख रही है। तो बताओ ये किसकी आवाज है? बता दूं तो किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं कहूंगा, मगर जल्दी बताओ, ये मेरी ही आवाज है। मगर तुम हो कहाँ? अरे थोड़ा पलट कर तो देखो। विदूषक झटके से पलटता है और बार बार पलट 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 कहता हुआ गोल 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 घूमता रहता है। और इस बीच में जो है चेटी का प्रवेश होता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? चौंक जाता है विदूषक। अरे मेरी आवाज को क्या हो गया? ये आवाज कैसे बदल गई? चेटी: अरे
आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, मेरी आवाज इतनी बदल गई कि आवाज का लिंग परिवर्तन हो गया। चेटी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया है आर्य बसंतक? विदूषक, आर्य बसंतक? ये तो चेटी पद्मिनी की आवाज है। चेटी, हाँ हाँ, मैं ही तो हूं। विदूषक एकदम झटके से पलटता है और धीरे धीरे चेटी के पास जाता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और उसको घूर घूर कर देखता रहता है। चेटी, आपको क्या हो गया आर्य बसंतक? आप इस तरह मेरे फेरे क्यों लगा रहे हैं? धत तेरे की, ये तो सचमुच चेटी पद्मिनी है। आपको कोई संदेह है क्या? बस यही तो समस्त कष्टों की जड़ है। चेटी पूछती है, अरे कौन है कष्टों की जड़? नारी। नारी? ये किसका नाम है? तुम स्वयं नारी होकर नारी को नहीं जानती हो? हद हो गई। चेटी, हाँ अब समझ आया, किंतु मैंने आपको कब कष्ट पहुंचाया? तुमने मेरे एकांत चिंतन में बाधा पहुंचाई है। चेटी, ये एकांत चिंतन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं से अकेले में बातचीत करता है वो एकांत चिंतन कहलाता है। अकेले में अपने आप से बातचीत? अरे ये तो पागलपन के लक्षण हैं। विदूषक कहता है, अरे मूर्ख बालिके, हर महान व्यक्ति अपने युग में पागल ही समझा जाता है, क्योंकि साधारण लोग उसकी बातें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तुम भी मेरी बातें समझ नहीं पा रही हो। बोलो, यहाँ क्यों आई हो? मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मालकिन के सिर में दर्द है। मैं उनके सिर में लेप के लिए औषध लेने जा रही हूँ। आप जाकर स्वामी को सूचना दे दीजिए। ये तो बुरी सूचना है। यूं ही आज राजा उदयन को रानी वासवदत्ता का वियोग सता रहा है और आज ही रानी पद्मावती के सिर में दर्द है। किंतु रानी पद्मावती है कहाँ? चेटी, समुद्र ग्रह में उनका पलंग बिछा है। ठीक है, तुम चलो, मैं श्रीमान को इसकी सूचना दे देता हूं। दृश्य परिवर्तन होता है। उदयन और विदूषक का मंच पर प्रवेश। विदूषक, अरे मित्र, तुम क्यों सोच में पड़ गए? यूं समझो कि देवी पद्मावती का ये सिरदर्द प्रेम मिलन का बहाना है। उदयन, किंतु बहाने की क्या आवश्यकता है? बात यह है कि नायक जब किसी कारणवश ठंडा पड़ने लगता है तब नायिका उसके मन में प्रेम का ज्वार उठाने की कोशिश करती है। उदयन, किंतु हो सकता है कि रानी पद्मावती के सिर में वास्तव में दर्द हो। अरे दर्द अगर है तो उसका कारण भी तो समझो। देवी पद्मावती के होते हुए तुम अब भी देवी वासवदत्ता का स्मरण करते रहते हो। तो क्या करूं मित्र, मेरे मन पर कोई वश नहीं चलता। विदूषक, सांप मर गया है फिर भी तुम लाठी ठोके जा रहे हो। उदयन, तुम नहीं समझोगे, यह सांप कभी मरेगा नहीं। अचानक विदूषक जो है चौंक कर ठिठक कर जोरों से चीखता हुआ उदयन से लिपट जाता है। सांप 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 सांप। उदयन, ये कैसी ठिठोली है? विदूषक एक झटके से उदयन से अलग होकर उसके पीछे छिप जाता है। वो देखो बड़ा भयंकर सांप है। अब उदयन भी थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ है सांप, देखें तो। विदूषक उदयन को पकड़ लेता है। अरे अनर्थ हो जाएगा मित्र, भूल से भी आगे मत बढ़ना। उदयन, क्या करते हो? भला सांप से भी कोई डरता है? छोड़ो मुझे। उदयन जो है विदूषक को एक तरफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाय हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? एक अकेला मित्र यदि मर गया, उसको सांप ने काट खाया तो मेरा क्या होगा? हे भगवान रक्षा करना। उदयन जो है भूमि पर पड़ी हुई एक सूखे फूलों की माला को उठाते हैं और उसे हिलाते हुए विदूषक के पास ले जाते हैं। ये लो मित्र, तुम्हारा सांप। दूर 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 हटाओ, दूर हटाओ। उदयन जो है वो माला विदूषक की ओर उछाल देता है। अरे बाप रे, मर गए। विदूषक जो है मंच पर लौटने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। अरे मित्र, क्या हो गया तुम्हें? अरे बसंतक, तुम तो बेसुध हो गए। बसंतक, ओ बसंतक। उदयन जो है वो विदूषक के गाल थपथपाते हैं। फिर विदूषक जो है धीरे से उठता है, खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, मेरे साथ स्वर्ग में तुम भी पहुंच गए मित्र। वाह मित्र, मित्रता हो तो ऐसी। मित्र मर गया तो आप भी मर गए, मगर तुम मरे कैसे? उदयन कहते हैं, मूर्ख, मैं मरा नहीं हूं। तो फिर तुम जीते जी स्वर्ग कैसे पहुंच गए? अरे विधवा पुत्र, यह स्वर्ग नहीं है,
ये रानी पद्मावती का समुद्र ग्रह है और तुम भी नहीं मरे हो। क्यों? सांप ने नहीं काटा, फिर भी मैं मरा नहीं। क्योंकि वो सांप नहीं था। फिर क्या था? अरे फूलों की सूखी हुई माला थी। धत तेरे की। किंतु मित्र, ये समुद्र ग्रह तो सूना है। देवी पद्मावती कहाँ चली गई? उदयन कहते हैं, वो अभी तक यहाँ आई नहीं। चलो, जब तक वो नहीं आती मैं ही इस पलंग पर थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है, लेट जाओ तुम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उदयन कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, मैं सोता हूँ। विदूषक, उज्जैनी नाम की एक नगरी है। उदयन, उज्जैनी? विदूषक, क्या हुआ? तुमने उज्जैनी का नाम लिया तो मुझे वासवदत्ता की याद आ गई। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। लो, मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर था, वहां कापिल्य नाम का एक राजा था। क्या हुआ? उदयन कहते हैं, अरे देखो मित्र, इस तरह चौंक कर मुझको उलझाओ मत। तुम जानते हो नाम के मामले में तो। हाँ ठीक है, कहानी फिर से शुरू करो। हाँ, तो नगर का नाम ब्रह्मदत्त और राजा का नाम कापिल्य। क्या? राजा ब्रह्मदत्त और नगर कापिल्य? अरे ठहरो जी, पहले मैं नामों को सही सही जमा लेता हूं। नगर ब्रह्मदत्त, राजा कापिल्य। अरे नहीं भाई, राजा कापिल्य और नगर ब्रह्मदत्त, कुछ गड़बड़ लगता है। ठहरो, अब देखता हूं, ऐसे पकड़ लूंगा नामों को कि छूटेंगे ही नहीं। दोस्तों, अब मैं आमंत्रण देता हूँ डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो आए और अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार। समकालीन भारतीय चित्रकला का ही नहीं, कथा साहित्य का प्रतिष्ठित नाम है श्री अशोक भौमिक। और दादा के चित्रों में जितनी गहरी भावनाएं और संवेदनाएं हैं, संभावनाएं हैं, ठीक उसी तरह विश्वविख्यात चित्रकार श्री अशोक भौमिक जी की कहानियों में भी उतनी ही गहरी संवेदना है। और ऐसी ही एक कहानी दादा की जीवन पुरहाट जंक्शन से मैं आपके लिए लाई हूं, जिसका शीर्षक है संकट मोचन सूत्र। तो आइए सुनते हैं संकट मोचन सूत्र। यादें हम सबकी निजी और सबसे व्यक्तिगत चीज होती है। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो जितनी बार आती हैं हमारी आंखें नम कर जाती हैं। इनमें कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ बांटने की कोशिश तो करते हैं, पर बांट नहीं पाते। जानता हूं मेरी यादों से किसी का क्या लेना देना, फिर भी मौका मिलते ही किस्से कहानियों में इसे पैबंद के माने जोड़कर अपनी यादों से मुक्त होने की नाकामयाब कोशिश जरूर करता हूं। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर होती है या जो बीती बातों को भुला देने का गुर जानते हैं, वे जिंदगी कैसे जीते हैं यह मुझे नहीं पता। पर जीवन पुरहाट जंक्शन में बहुत लोग मिले जो अपनी यादों में अतीत की छोटे से छोटी घटनाओं को अपने रूप, रंग, गंध, स्वाद के साथ याद रखने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसे भी मिले जो कल की बात भी पूछने पर आसमान की ओर देखते हैं और सर खुजाते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा था, ओहो मुझे याद नहीं। अरे मेरी अपनी याददाश्त शायद बहुत बुरी नहीं, फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको याद करते हुए शक होता है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था। कुछ यादें ऐसी भी हैं जो आते हैं तो लगता है कि अच्छा होता अगर मैं उसे भूल जाता। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कायनात का उस्ताद खिलाड़ी आप ही के हाथ खेल की छड़ी थमा दे ताकि आप खुद ही तय कर लें कि किसे याद रखें और किसे भूल जाएं। इसलिए अच्छी हो या बुरी, यादों पर हमारा कोई वश नहीं होता। वे आवारा होती हैं और बिना बताए घर लौटती हैं, और जब वे वापस आती हैं अपने पंजों की खरोंचों से दिल को लहूलुहान कर जाती हैं। अभी कुछ साल पहले जाड़ों की ठिठुरती शाम को रानीखेत बस स्टेशन के बाहर अकेले एक बेंच पर बैठे, यानी
काठ गोदाम जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी 5-6 सैलानियों का छोटा सा दल पास से गुजरा। रोशनी कम हो भी चुकी थी। उनके चेहरे तो नहीं दिख रहे थे, पर उन्हें मैं साफ सुन पा रहा था। वे 60 के दशक के लोकप्रिय अंग्रेजी फिल्म हटारी की एक धुन बेबी एलिफेंट वॉक गुनगुनाते हुए पहाड़ी के रास्ते के एक मोड़ पर खो गए थे। उनकी आवाज अब और नहीं सुनाई दे रही थी, पर कानों में उस धुन की गूंज जरूर थी। उस धुन के सहारे कानपुर के मेरे बचपन से जवान होते वक्त रीगल टॉकीज, कंपनी बाग, कनाल रोड, क्राइस्ट चर्च कॉलेज सब जुलूस बनकर रानीखेत की सड़क के उस मोड़ से निकलकर मेरे सामने आने लगे, जहां अभी अभी 5-6 सैलानी बेबी एलिफेंट वॉक की धुन के साथ गुम थे। कानपुर के इस जुलूस के पीछे पीछे चांदगढ़, शाहजाबाद की यादें भी कूच करती मेरे पास से गुजरी, मानो मैं मुझ सेना नायक को सलामी दे रही थी। शाहजाबाद की यादों में सफेद शर्ट और काला कोट पहने एक इंसान भी दिखा, जिसकी मोटी कांच वाले चश्मे की कमानी और शीशे पर एक उम्र की धूल जमकर यूं पथरा गई थी कि उसे बगैर घंटों खुरचे साफ करना असंभव था। जानते हैं वो कौन था? वो थे मास्टर जी बाबू मुरारी प्रसाद सिन्हा मास्टर जी को शाहजाबाद के आसपास के लोग एक समय मास्टर जी कहकर पुकारते थे। उस लंबे जुलूस की ऊब भरी कतार से मास्टर जी बाहर आकर कुछ देर के लिए खड़े हो गए और फिर आकर मेरे बगल में बैठ गए। किसी से हाथ मिलाते वक्त उनका पूरा ध्यान उसकी हथेली के माउंट्स पर और उभारों पर केंद्रित हो जाता। फिर कहते, उसे फील करो। ज्योतिष विद्या का एक जरूरी गुर है, यही है। तुम्हारा जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। यह मैं तुम्हारी जन्म कुंडली बगैर देखे ही समझ गया था। अंधा भी ज्योतिष बन सकता है, समझे? बस चाहिए तो एकाग्रता चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। मास्टर जी और उनकी बातें एक एक करके मुझे याद आने लगी। रानीखेत के बस स्टेशन में मैं अब अकेला नहीं था। शाहजाबाद के मास्टर जी की यादों ने ठंड बुला दिया और थोड़ी देर बाद जब रानीखेत से काठगोदाम जाने वाली बस पर सवार हुआ तो मास्टर जी साथ ही थे। शाहजाबाद साहब था मेरे जीवन पुरहाट का कभी न भुला पाने वाला एक वक्त भी मेरे साथ ही था। चांदगढ़ जैसे पिछड़े जिले के मुकाबले शाहजाबाद काफी बड़ा था। विश्वविद्यालय, रेलवे का जंक्शन स्टेशन और राज्य विद्युत बोर्ड का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होने और प्रदेश की राजधानी के करीब होने के कारण खासा आधुनिक भी था। यहाँ के सिनेमा घरों में लखनऊ में रिलीज होने की 2-4 महीनों में फिल्में लग जाया करती थी, जबकि इन फिल्मों को चांदगढ़ पहुंचने में 2-3 होली दिवालियां बीत जाती थी। मुझे शहर बुरा नहीं लगता था। 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के किसी शहर में अगर मद्रास कॉफी हाउस और सॉफ्टी कॉर्नर के साथ एक आध एयर कूल्ड सिनेमा हॉल होता था तो उसे लगभग एक महानगर का दर्जा हासिल हो जाया करता था। उस पर अगर कहीं किसी स्वीट हाउस में दक्षिण भारतीय डोसा का उत्तर प्रदेशी संस्करण मिलने लगता, यानी देसी घी में तला पनीर या काजू डाला डोसा, तो क्या कहने। आसपास के कस्बों, गांवों, देहातों से लोग बस इसी व्यंजन के आकर्षण से खिंचे शाहजाबाद चले आते थे। समोसों, कचौड़ियों को भला कोई क्यों पूछे। चांदगढ़ से शाहजाबाद की दूरी कुल 170 किलोमीटर थी, पर इसे पार करने में कभी 6 तो कभी 7 घंटे लग जाया करते थे। बस इसी ऊट भरे सफर के लिए मुझे शाहजाबाद जाना बहुत बुरा लगता था, पर सवाल पापी पेट का था। तकली की नाजुक जोर से लटकती नौकरी का था, लिहाजा मन मार कर इसे भी हर महीने एक बार झेल ही जाता था। जाड़े के मौसम में हालांकि यह सफर उतना बुरा नहीं लगता था। हम सब जो देश के विभिन्न कोनों से नौकरी के सिलसिले में चांदगढ़ में जुटे थे, किसी न किसी तरह से अपना खाली समय गुजारते थे।
हम उमेश गाना बहुत अच्छा गाना गाता था, सो घर में छुट्टी बिताकर लौटते वक्त अपने साथ हारमोनियम लेते आया ताकि उसका रियाज ना छूटे। खंडूरी क्रिकेट में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका था। चांदगढ़ में युवा क्रिकेट खिलाड़ियों का फोकटिया कोच बन गया था। इसी तरह कोई नाटक में लगा हुआ था तो कोई लायन और रोड्रियन बना घूमता था। मैं भी मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त ड्राइंग पेंटिंग की क्लास चलाता था। उन दिनों दिल्ली के एक पॉकेट बुक्स प्रकाशक ने किसी ज्योतिषाचार्य महाराज द्वारा लिखित एक ऐसी किताब निकाली थी जिसका शर्तिया वादा था कि उसे पढ़कर 1 महीने में आप एक ज्योतिष तो बन सकते हैं। मैंने भी बनारस के बस स्टेशन से इस ग्रंथ की एक कॉपी खरीदी थी। बाद में आयरलैंड के हस्तरेखाविद चीरो साहब की एक किताब हाथ लग गई जिसे कई लोग कीरो भी कहते थे, और किसी दोस्त के पिताजी से की भेंट में अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी की एक विलायती किताब भी मिल गई। कुल मिलाकर मेरे पास घर बैठे बिठाए ज्योतिष आचार्य बनने का समूचा पाठ्यक्रम उपलब्ध था। मुझे याद है कि मेरे हमउम्र और शौकिया चित्रकार पड़ोसी योगेश अग्रवाल को मैंने अपना पहला शिकार बनाया था। योगेश भाई मेरे पास पेंटिंग सीखने आया करते थे, साथ ही मेरी ज्योतिष साधना की प्रत्यक्षदर्शी भी रहे थे। पर मेरी प्रतिभा पर तब तक पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें योगेश के परिवार में व्यापार के अलावा किसी का भी कोई भी दूसरा काम नहीं किया था। पर योगेश न जाने कहां से पेंटिंग का शौक पैदा हो गया था। उसके पिताजी ने कई बार उसे बिजनेस में लगाने की कोशिश की, पर सब में योगेश असफल रहा। योगेश भी धीरे धीरे निराश सा होने लगा। मैंने उसकी कुंडली देखकर कहा था, भाई आपकी कुंडली में साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आप पर 2 ग्रहों रवि और चंद्र की युति का प्रभाव है। लोहे और पत्थर के व्यापार में ही आपको सफलता और लाभ मिलेगा। इसी युति का फल है कि चित्रकला से इतना लगाव है आपका। चांदगढ़ में कई पीढ़ियों से विभिन्न व्यापारों में लगे जिस परिवार से योगेश का संबंध था, वहां कभी किसी ने बालू सीमेंट सरिया का व्यापार नहीं किया था। शायद मेरी बातों ने योगेश और उसके घर वालों को थोड़ी हिम्मत दी, और योगेश ने पहले बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू किया था और फिर बहुत जल्द एक बड़े लोहा कंपनी का डीलर भी बन गया था। योगेश ने रातों रात चांदगढ़ और आसपास के 4-6 जिलों में अपना बिजनेस फैला दिया था। दरअसल वह दौर चांदगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के बड़ी संख्या में लोगों के पास विभिन्न रास्तों में धनागमन होने की शुरुआती का दौर था। छोटे बड़े गांव और देहातों तक में पक्के मकान बनने लगे थे। बड़े कस्बों में बाजार, सिनेमा हॉल, होटलों के बनने के साथ साथ वहां रिहायशी इलाकों का विस्तार का दौर भी शुरू हो गया था। ऐसे वक्त बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस को तो यूं ही सबसे तेज बढ़ना ही था। पर योगेश की इस व्यापारिक सफलता के पीछे मेरी ज्योतिष विद्या की भूमिका को लेकर उसके दोस्तों, रिश्तेदारों से तमाम अतिरंजनाएं सुनने को मिलने लगी, और बहुत कम समय में मेरी प्रसिद्धि ने जो आकार लिया उसका अंदाजा मुझे पहले कतई नहीं था। पर इसके पीछे ये 3-4 ग्रंथ कितने कारगर सिद्ध हुए थे वह तो मैं नहीं कह सकता। पर निरंजन श्रोत्री भाई, कैसे हैं आप? आज आप किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आइए अपने युवा कवि को लेकर के और कुछ बढ़िया कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं इस अंक में युवा कवित्री तिथि रानी की कविताएं। तिथि की कविताओं को हमने रेखांकित में प्रकाशित किया था सन 2016 सितंबर अंक में। जबलपुर में इनका जन्म हुआ और देश भर की जानी मानी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह उनका आया है ज्ञानपीठ से, प्रार्थना रत बात तखें।
एक और साझा संकलन भी है, हाँ कायम हूँ मैं, जिसमें अन्य कवियों के साथ में उनकी कविताएं हैं। हिंदी गौरव सम्मान तिथि दानी को मिला है और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित पुरस्कार वागीश्वरी सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। तिथि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, अनुवाद का काम करती हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा से भी उनका जुड़ाव रहा है, पत्रकारिता उन्होंने की है और 1 साल तक लगभग इंग्लैंड में उन्होंने शेफ का काम भी किया है। फिलहाल वो यूके में निवास करती हैं, इंग्लैंड में। और जहाँ तक तिथि की कविताओं को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि तिथि दानी की कविताओं के बैकग्राउंड में या पार्श्व में एक स्थिर और शांत वातावरण है। वे अपनी कविताओं में पाठकों के लिए बहुत सारा स्पेस छोड़ देती हैं, बहुत सारा अवकाश छोड़ देती हैं, जो पाठकों को अपनी सक्रिय सहभागिता से भरना होता है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं युवा कवित्री तिथि दानी की कविताएं। नमस्ते। आज मैं समावर्तन के ऑडियो विजुअल अंक के लिए कविता पाठ करने जा रही हूँ। निरंजन श्रोत्रिय जी की बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। तो जो पहली कविता है वो रेखांकित स्तंभ में आ चुकी है। इसका शीर्षक है रोटी जैसी गोलाई। मैं शिद्दत से ढूंढ रही हूँ रोटी के जैसी गोलाई। मैं शिद्दत से ढूंढ रही हूँ रोटी के जैसी गोलाई। मुझे क्यों नहीं दिखती गोलाई किसी पिज्ज़ा, बर्गर या केक में। परकाल से खींचा गया गोला भी मुझे दिखता है कुछ कम गोल। स्कूल का ग्लोब, फुटबॉल, गोलगप्पे भी मुझे लगते हैं चपटे। शाही दावतों में भी रोटियों से गोलाई नदारद है। देसी होने का दावा करते ढाबों में भी नहीं मिलती एक अदद रोटी अपनी आदर्श गोलाई में। इस तलाश में मैं कहां कहां नहीं गई, थक कर मैं सो गई। फिर अनजानी राहों पर निकल पड़ी। अगले पल मुझे लगा मेरी त्वचा नसों और हड्डियों का साथ छोड़ रही है। करोड़ों सूरज एक साथ जलते हुए मेरी आंखों की रोशनी छीन कर अपना प्रकाश बढ़ा रहे हैं। वह उनकी दुनिया थी, वह उनकी दुनिया थी जहां वे मुझे जबरन खींच लाए थे। कह रहे थे देखो हमारी ओर, हमसे ज्यादा गोल नहीं और कोई। मैंने नहीं मानी थी उनकी बात, उनके चंगुल से भागी तो पहुंची सितारों के घर। सभी सितारे एक स्वर में बोले, सभी सितारे एक स्वर में बोले, हम गोल भी हैं और ठंडे भी, हम गोल भी हैं और ठंडे भी। अब तुम्हारी तलाश खत्म हुई। वहां कोई खतरा नहीं था, पर हवा बहुत बेचैन थी वहां। फिर अगले कदम पर अंधेरे ने समेट लिया था मुझे अपने जंगल में। जोरदार आघात से खुली मेरी नींद। नाक में घुस गई रसोई से आती रोटी की सम्मोहक गंध। तवे और चिमटे की झंझनाती आवाज से हुआ दिन का आगाज। तमाम संभव संसारों में भटकने के बाद अंततः मुझे मिली घर की रोटी में एक निरहंकार और आत्मीय गोलाई। तमाम संभव संसारों में भटकने के बाद अंततः मुझे मिली घर की रोटी में एक निरहंकार और आत्मीय गोलाई। तो अब जो मैं दूसरी कविता पढ़ने जा रही हूँ वो मैंने 2019 में लिखी है। दुख पर एक श्रृंखला बनाई है, उस श्रृंखला से मैं कुछ कविताएं सुनाती हूँ। दुख पहला। दुख में पिरोए शब्द, दुख में पिरोए शब्द कोई जब तक न बिखेरे, मन की समुद्रीय गहराई से कोई अवसाद जल की सतह पर कैसे वृत्ताकार हो। वृत्ताकार होना ओझल होने की ओर बढ़ता एक सार्थक मजबूत कदम है। वृत्ताकार होना ओझल होने की ओर बढ़ता एक सार्थक मजबूत कदम है। ये कदम अदम्य, अदृश्य, अज्ञात लेकिन उपस्थित साहस की अनमोल अभिव्यक्ति है। दुख दूसरा।
दुख एक शातिर लोमड़ी है जो दबे पांव घुसती है मन की हरियाली को क्षतिग्रस्त करके, शरीर की सड़क पार करती है, नए घर की त्वचा को बेधती हुई शिकार करती है संवेदनशील और कुछ कोमल मनों का। वह नहीं जानती ये उन सभी मनों पर नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक तिलक मात्र है। दुख तीसरा। जब जब दुख ने जाड़े के एक पूरे लिली की तरह किसी मन में धीरे धीरे खोली हैं अपनी पंखुड़ियां, तब तब सुख ट्यूलिप के रंगीन खेतों की एकता बन आसमानी सीढ़ियों से उतर आया है और वसंत से लेकर ग्रीष्म तक उसने जीवन गीत गाया है। दुख चौथा। पानी के गलीचे पर बिछा था दुख, पानी के गलीचे पर बिछा था दुख, सुंदर बेल बूटे के आकार में, क्योंकि हवा के कोमल स्पर्श ने पानी को छेड़ा था, क्योंकि हवा के कोमल स्पर्श ने पानी को छेड़ा था, इसलिए हवा अब गर्भवती है। दुख 5। दुख मेरे पास बहुत आत्मीयता से आया, गले मुझे ऐसे लगाया जैसे कोई इतना अंतरंग नहीं मेरे जीवन में। मेरी सहजता में दुख ने मुझे निश्चल प्रेम की रोटी खिलाई, मेरी सहजता में दुख ने मुझे निश्चल प्रेम की रोटी खिलाई। पूरी ईमानदारी और ताकत से मैंने उसे ऊर्जा में रूपांतरित किया। इस ऊर्जा के विश्व की कृतज्ञता का आभा मंडल, इस ऊर्जा के विश्व की कृतज्ञता का आभा मंडल अब मेरा शाश्वत सूक्ष्म शरीर है। धन्यवाद। दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के 64वें अंक को मैं आज पूर्ण विराम देता हूँ। जाने से पहले हमेशा पूछता हूँ आपसे, आज फिर पूछूंगा, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं किया हो दोस्तों तो जल्दी से करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप कुछ हमको लिखना चाहें, कमेंट्स भेजना चाहें तो हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो आप हमको देखते रहते हैं। तो दोस्तों, कल रविवार के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।